सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। अब पता चला में आज आप जान सकेंगे मीठे कारोबार का कड़वा एहतसाब, शुगर माफिया हो जाए तैयार, बातें नैब कवानीन में तब्दीलियों की, फायदे चेयरमैन नैब के, लोड शेडिंग का सताया गंदगी से अटा, बारिश से डूबा ऐसा तो ना था कराची, शहबाज करेंगे परवाज अगर सेहत ने दिया साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईद उल अज़हा के फ़ौरन बाद अब APC हो रही है और शहबाज शरीफ की क़यादत करेंगे और इसमें हुकूमत को हटाने का लाहेमल तय किया जाएगा। लेकिन क्या अपोजिशन के पास हुकूमत को हटाने के बाद मुल्क की तरक्की का कोई नुस्खा कीमिया है? क्योंकि कराची में जो हम देख रहे हैं, जो हमने देखा है, उसके बाद तो लगता है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत 12 साल मिलने के बावजूद भी नाकाम रही है कि बारिश के असरात को ही कंट्रोल कर लिया जाए। 12 साल अगर कोई हुकूमत ये काम नहीं कर सकी तो फिर इसने और क्या करना है। तो अपोजिशन की तो कारकर्दगी ये है। फिर नैब के मामले पर अपोजिशन इकट्ठी नजर आ रही है और जब तक अपोजिशन नहीं मानेगी हुकूमत क्या कर लेगी, चेयरमैन नैब को तौसीक कैसे देगी, और नया चेयरमैन अगर लगाना है, सिर्फ चेयरमैन ही नहीं डिप्टी चेयरमैन भी, तो फिर क्या अपोजिशन का बंदा लगेगा या हुकूमत का लगेगा? और ये एक बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि दोनों ने मिलकर ही नए आदमी का इंतखाब करना है। और बहरहाल जिस पर मेरी और बाबर डोगर साहब की बहुत बहस होती थी और मैं हमेशा कहता था कि शुगर माफिया के खिलाफ ज़रूर एक्शन होगा, जो इमरान खान साहब ने कहा है पीछे नहीं हटे, और अब ऐलान हो गया है, बाकायदा टास्क दे दिया गया है सूबों को भी और विफाकी इदारों को भी कि शुगर माफिया के खिलाफ एक्शन किया जाए। इसी पर सबसे पहले बात करेंगे। बाबर डोगर साहब मेरे साथ है। बाबर साहब, तो फिर आप मान गए हुकूमत ने कमाल कर दिया है। FIA, SCCP, FBR, स्टेट बैंक, मुसाफिरी कमीशन, तीनों सूबों को कह दिया है कि एक एक शुगर मिल का ऑडिट होगा, हर शुगर मिल का ऑडिट। गन्ना इन्होंने कम कीमत में खरीदा, सूद ये लेते रहे काश्तकारों से, उसका हिसाब लिया जाएगा। SCCP नाकाम क्यों हुआ, उसका हिसाब लिया जाएगा। और मजीद हुकूमत क्या करे? अभी तो मैं गन्नों पर भी आता हूँ। सर, ये किसने खत लिखा है? सर, ये जो अब बने हैं वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहजाद अकबर था। ये वही शहजाद अकबर हैं जिन्होंने यहाँ पर बेतहाशा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हमारा UK की गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट हो गया है और इस एग्रीमेंट के तहत वो तमाम लोग, इसहाक डार, शरीफ फैमिली के ख़ानदान के सारे लोग जो हैं उनको वापस लेके आया जाएगा। वहाँ पर जो लूटी हुई दौलत पड़ी हुई है उसको वापस लेके आया जाएगा। ये वही शहजाद अकबर थे जिन्होंने कहा था कि UAE और पता नहीं कितनी गवर्नमेंट के साथ हमारे MOUs साइन हुए हैं, उन MOUs के तहत इन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, इन तमाम लोगों से लूटी हुई दौलत जो है वापस ली जाएगी। मेरा सवाल ये है कि वो जो ख़त लिखे गए थे उसका कोई अता पता है? वो MOUs कहाँ गए, कहाँ पर वो जो गिरफ्तारियां होनी थी वो कहां पर गई? बल्कि उसामा साहब, वो पाकिस्तानी इदारे नहीं थे, ये पाकिस्तानी इदारे अभी वहां पाकिस्तान की हुकूमत की, पाकिस्तान के आइन की अमलदारी नहीं है। हम सिर्फ उनको कह सकते हैं कोई जाकर बरतानिया से जबरदस्ती नहीं करवा सकते। ये हमारे अपने इदारे हैं, ये कैसे काम नहीं करेंगे? हाँ, पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में है, वो ना करे, मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि उनकी भी शुगर मिल्स हैं। उसामा साहब, मैं कुछ बड़े लोगों से मिला हूँ पंजाब गवर्नमेंट में। मैं आपको एक बात बता दूं कि शुगर माफिया की, शुगर इंडस्ट्री का जो कार्टेल है, उनकी बड़ी मजबूत जड़ें हैं पंजाब गवर्नमेंट में और फेडरल गवर्नमेंट में। मैंने एक बड़े तगड़े आदमी से आज मैंने कहा कि जनाब ये शुगर माफिया के ख़िलाफ़ अभी तक इंक्वायरी क्यों नहीं कुछ हुआ? अभी तक आप 85 रुपये की चीनी थी आज से 5 महीने पहले, वहाँ से बात स्टार्ट हुई और आज वो 90 तक पहुँच गई है और आप सब बेबस हैं। उन्होंने कहा जी ये बड़ा मुश्किल है, देखें यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो, हम ओपन मार्केट है और ओपन मार्केट में सब कुछ होता है और गवर्नमेंट का रोल बड़ा लिमिटेड है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ थी वो ये पूछी गई कि जनाब मुझे ये बताएं कि अब होना क्या है, कुछ करना है? उन्होंने कहा जनाब अगर हमने इनके स्क्रू टाइट किए और कल इन्होंने शुगर क्रशिंग करने से इनकार कर दिया, गन्ना क्रशिंग करने से इनकार कर दिया, गन्ना किसानों से ख़रीदने से इनकार कर दिया, तो मुझे ये बताएं कि ये जो इतना किसान है और ये इतनी फसल है ये कहाँ जाएगी? ये तो सारी तबाह हो जाएगी। तो हमारे हाथ बंधे हुए हैं उसामा साहब, इनके हाथ बंधे हुए हैं। ये जो ख़तो किताबत चल रही है ना,
ये सिर्फ आपकी और मेरी आंखों में धूल डालने वाली बात है। मांग लिया उन्होंने, तो आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ धूल झोंक रहे हैं। अगर धूल झोंक रहे हैं तो अदालतों में क्या कर रहे थे? अदालतों में क्यों जा रहा था शुगर माफिया? साहब मेरी एक बात सुने, वो टाइम ले रहे हैं, ये कुछ भी नहीं होना। मैं आज आपको लिख के दे रहा हूं कि ये गवर्नमेंट किसी एक बंदे को गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। तो जहांगीर तरीन साहब फिर बाहर क्यों बैठे हैं? आ जाते अगर कुछ नहीं होना तो। ये कैसे मुमकिन है कि मेरा सवाल ये कि उनको बाहर जाने क्यों दिया? अगर इन्होंने उनको अरेस्ट करना था, गिरफ्तार करना था, उनको पकड़ा क्यों नहीं? एक इंक्वायरी पर, कमीशन पर, बस कि कोई उनके पास कोई सबूत हो, कोई उन्होंने क्राइम उस तरह से किया हो कमिट, तो उसके बाद कोई वजारत दाखिला तरफ से लेटर जाए। या तो शहबाज शरीफ का नहीं है। शुगर मिल मालकान की कल भी चीफ मिनिस्टर पंजाब से मुलाकात हो रही है, इससे पहले भी मुलाकातें हुई हैं। अगर ये जो आप सारी इंक्वायरियाँ ये वो कर रहे हैं ना, तो फिर बड़े बड़े सरकारी जो बड़े बड़े ओहदे हैं ना, ओहदेदार हैं, वो सारे इसकी जद में आएंगे। उसकी जद में फेडरल मिनिस्टर भी आएंगे, तो मुशीर भी आएंगे, उसकी जिद में पंजाब के बड़े बड़े नाम उसमें आएंगे। जब जहांगीर तरीन को नहीं बख्शा, जो करीब तरीन आदमी थे, क्या ढकी छुपी बात है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था उनको। सर उनका नाम सामने आ गया, एक चीज सामने आ गई है। आज आपको सबसे ज्यादा बड़े स्टेक होल्डर वो थे, आज वो मुझसे बाहर चले गए। 6 महीने गुजर गए हैं, अगले 6 महीने भी गुजर जाएंगे। कोई माइका लाल शुगर जो कार्टेल है, इसमें से किसी बंदे को हाथ नहीं लगा सकता। अगर रियासत फैसला कर ले, आप ये देख लें कि क्या ये शुगर माफिया वाला कि ये तो यार अभी तक रिपोर्टर पार्टी हो रही है ना, अभी तो खत लिख दिया, कमीशन बन गया, कमीशन की रिपोर्ट आ गई, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया। अरेस्ट किसको किया है सर? किसको पकड़ा है? किसके खिलाफ इंक्वायरी हुई है? चीनी की कीमत वापस हुई है नहीं हुई? अब होगा माली मामला तमाम के देखे ये बात सुनते अब होगा ये बात सुनते 6 महीने गुजर गए हैं सर। वो 6 महीने गुजर गए हैं सर। अदालत में आने से पहले भी ये कुछ नहीं कर सके, ये अब भी कुछ नहीं कर सकेंगे। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, शुगर माफिया बहुत मजबूत है, ये हुकूमत उसके नजदीक बहुत वीक है। हुकूमत के अपने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उसके शाहिद हैं, कोई इनको हाथ नहीं लगाएगा। अगर शुगर माफिया को हाथ लगाता है तो फिर बड़े बड़े जो नाम है वो सामने आ जाएंगे, और जो गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं करती आते रहे। अगर तमाम ताजिर कह रहे हैं पंजाब में अब रात 12 बजे से तमाम मार्केटें सील, सब बंद हो रहा है, 5 अगस्त को दोबारा खुलेंगी, ये अहकाम जारी हो गए, वो कह रहे हैं हम एहतजाज करेंगे। पहले भी ये बात हो चुकी, जब हुकूमत एक फैसला कर ले। अब हुकूमत ने कह दिया है कि कोरोना की वबा को इसको फैलने से रोकने के लिए इस वक्त पाकिस्तान दुनिया में जिसमें सबसे अच्छी कारकर्दगी जिस खित्ते में मुल्क में नजर आ रही है उसमें पाकिस्तान है। उन्होंने कहा कि जी अब आज रात 12 बजे से बंद, 5 अगस्त को दोबारा खुलेंगे। ये मुहर्रम के बाद कोई कुछ कर सकता है। अगर फैसला कर लिया हुकूमत ने तो कुछ नहीं। आप गंदू पर आ जाए, नहीं गंदू पर आ जाए, गंदू पर आए ना। आप कहते थे गंदू का, हुकूमत ने आज खोल दिया, चीखें निकली हुई है, हुकूमत इंपोर्ट करने का कह दिया हुकूमत ने। सरकार एक मिनट, ये खत लिखा है और उससे कहा कि उनका ऑडिट किया जाए, तमाम मुतलका महकमों को 90 रोज में अमल दरामद रिपोर्ट पेश की जाए, जो कि जनाब क्या अमल दरामद किया गया, शुगर की जो कमीशन की रिपोर्ट है उस पर क्या अमल दरामद किया गया। और इसके साथ साथ जनाब ये कहा गया कि जनाब के खत लिखा गया है कि जनाब इनके तमाम शुगर मिल्स का ऑडिट किया जाए। मुकदमे बनेंगे ना, ऑडिट होगा हर शुगर मिल का, सुबह में करना है। तो अगले 5 साल में भी नहीं होना। समझ साहब आप कहाँ पर बैठे हुए हैं, कौन करेगा इनका ऑडिट? सर आप भी आए, मैं भी हूँ। और सरकार जिनके नाम सामने आए उनको में से तो एक बंदा अरेस्ट नहीं हो सका। करे ना, ये चौधरियों का नाम है, सब मुकदमे बनेंगे तो होगा ना, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। एफआईआर दर्ज होती है, मेरी बात सुनिए, एफआईआर दर्ज होती है, पुलिस जो है उसके बाद इन्वेस्टिगेट करती है, फिर वो जाकर बंदा पकड़ती है। यहाँ पर अब आकर एक कमीशन की पुलिस तो बंदा पकड़ती नहीं है, एफआईआर के पास अब गया है। आज तक पुलिस ने किसी ताकतवर को नहीं पकड़ा, गरीब आदमी पकड़ा जाता है। एफआईआर गरीब आदमी की होती है, तगड़े आदमी की नहीं होती। मुझे अभी तक बता दें, आदमी के खिलाफ नहीं होती, रिकॉर्ड पे चले ना जी। पिछले 2 सालों में कौन सा हुकूमती ताकतवर आदमी है जिसको पकड़ा गया? कौन सा बड़ा कार्टेल है जिसको तोड़ा गया? किस कार्टेल के सामने? 70 साल में कोई रिपोर्ट मुझे दिखा दे इस तरह ही हो, और हुकूमत ने अपने लोगों के नाम सामने लाए हो। 70 साल में मुझे बता दे, 75 साल में ऐसा हो गया? अब हुआ ना। ये मॉडल टाउन रिपोर्ट है, ये कितने लोग पकड़े गए, कितने लोग अरेस्ट हो गए? कोई नहीं। मेरा सवाल है,
हमूदुर्रहमान रिपोर्ट भी कमीशन वो भी ओपन हो गई थी, किस पे हुआ। उसके बाद ये जो थी ये वाली रिपोर्ट आई थी जो कि IGI वाली रिपोर्ट आई थी, IGI जो बनी और जिसने पैसे लिए, क्या एक्शन हुआ? FIA ने किसके खिलाफ किससे पैसे निकलवा लिए, किसको सजा दे दी। और सर जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना, वो हाई कोर्ट जो है वो इनसे कीमतें कम नहीं करवा सकी। अच्छा, ये हुकूमत क्या करेगी उसके साथ? खैरल साहब चले, बाबर साहब तो मैं जितना भी कर लूं मुझे कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा, दो चीजें सर तो मैं डोगर साहब इसमें गंदम का जरूर ऐड कर लें, गंदम का जरूर ऐड कर लें। 1400 रुपए में पंजाब हुकूमत ने कहा है कि जी विफाक हमें 1400 रुपए में दे, पड़ेगी कम से कम 1800 रुपए मन। ये यूक्रेन से गंदम दरामद की जा रही है क्योंकि यहाँ हम कीमतें कम नहीं कर सके। और अभी ये अभी गंदम की कटाई खत्म हुए चंद हफ्ते ही गुजरे हैं। ये तो मेरे से ये दुखड़ा मेरे से सुने जी क्योंकि वो कह रहे हैं कि पंजाब कह रहा है कि हमें आप दें 1400 रुपए में, फिर हम आगे लोगों को देंगे मिल्स को। और जिन्होंने प्राइवेट में, जो खबर पूरी बता देंगे, जिन्होंने एक प्राइवेट खरीदनी थी, यानी इन्होंने कहा ना, हुकूमत ने कह दिया, ऐलान कर दिया कि कोई भी शख्स जो है जाकर गंदम इंपोर्ट करे, उसको सहूलतें दे रहे थे ताकि यहाँ पर गंदम की कीमत नीचे आ जाए। वो कह रहे हैं कि जनाब हमें 1800 रुपए में पड़ती है, अगर विफाकी हुकूमत ने 1475 में मार्केट में दी तो हम क्या करेंगे? उन्होंने इंपोर्ट का हम बंद कर दिया। एक मिनट, वो ये कह रहे हैं कि 1800 रुपए में हमें पाकिस्तान में पहुंच पड़ती है। वो जो उन्होंने आगे देनी है वो 2000 से 2100 रुपए मन पड़ेगी उनको। 2000 से 2100 रुपए मन का मतलब आप समझते हैं क्या है? कि मतलब ये है कि ये जो आटा है, ये जो 1050 रुपए मिल रहा है, 1050 रुपए का 20 किलो का आटे का थैला मिल रहा है, ये 1200-1300 पे चला जाएगा। पंजाब गवर्नमेंट का हाल ये है कि इनके पास सब्सिडी देने के भी पैसे नहीं है। वो तो लिख रहे हैं, सब्सिडी कहाँ से देंगे? मिलकर कुछ हो सकता है। मेरी थोड़ा सा बात डॉक्टर साहब, इसकी से वर्स्ट सिचुएशन आज तक हमने मिस गवर्नेंस की या बैड गवर्नेंस की नहीं देखी। मैं भी रहता हूँ गांव से, मेरा तल्लक है, चूंकि रोज लोगों के फोन आते हैं। 1300 रुपए 1350 रुपए सरकारी रेट था गंदम का, 1200-1250 रुपए लोगों ने गंदम दी। बहुत सारे लोग जो है मुझे भी कह रहे थे कि अगर आप भी कोई भी घर खाने के लिए अगर ज्यादा किसी को चाहिए, कुछ दोस्त है बाप को चाहिए, तो हम 1300 रुपए अगर हमें कैश मिल जाए तो हम देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि सरकारी गंदम 1300-1350 रेट का मतलब यह जलालत भी है, फिर वो काम तोल करते हैं, फिर बारदाना के इशू और बहुत सारे, हालांकि ओपन बारदाना था, बहरहाल ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस और बहुत सारे धक्के हैं। 1300 रुपए जिम्मेदार से ली गई, 1300 रुपए उनसे ली गई, 1200, 1250, 1300, 1350 तक उन्होंने दी। अभी गंदम की कटाई और उसकी फरोख्त का सिलसिला जो ही खत्म हुआ, गंदम गायब हो गई। अब ये देखिए, चीनी के बाद रोना गंदम का है, किसान रुल रहा है। गंदम हो या गन्ना हो, किसान रुलता है। ये जो माफिया है, ये कार्टलाइजेशन है, ये तमाशा लगाते हैं, ये खून चूसते हैं, ऊपर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के, फिर जनाब सब्सिडियां। अब सुन ले, उसके बाद ये 1800-1900 रुपए तक गंदम पहुंच गई। अब मुझे ये बताएं, ये गंदम को आसमान खा गया, जमीन निकल गई, पहले भी स्टॉक्स आपके मौजूद हैं। चले सिंध में 10 अरब की गंदम खुर्द-बुर्द हो गई, फ्री बार्गेन भी नैब में उन्होंने कर ली, कुछ चूहे खा गए। नंबर 1। दूसरी बात ये है, ये मैं अभी हमने प्रोग्राम में डिस्कस किया, पास्को ने अपने जारी किए स्टॉक्स। अच्छा। अलीम खान साहब की मुलाकात आई थी, वो वज़ीर आज़म साहब से मिले और उनका जनाब बड़ा जबरदस्त हो गया काम। हम सुन तो नहीं, ये रिपोर्ट खबरें जो आई, मुझे ये बताएं, वो गंदम जो हमारे जखीरे पहले भी थे, उसके बाद दूसरी भी हमने गंदम खरीदी, वो गंदम गई किधर? वो गंदम स्मगल हो गई, तो स्मगल कैसे हो गई? KPK में आपकी हुकूमत है, पंजाब के अंदर आपकी हुकूमत है, बलूचिस्तान के अंदर आपकी हुकूमत है। मुझे ये बताएं, अगर अफगानिस्तान स्मगल हुई तो 3 हुकूमतें और मरकजी हुकूमत उसकी जिम्मेदार है। अच्छा, वो गायब किधर हो गई? स्टॉक्स किधर हो गए? डिमांड सप्लाई के मुताबिक गंदम आपके पास आज भी वाफर मौजूद है, आटा के लिए आपके पास वाफर मौजूद है। अभी ये जो कहानी सुनाई जा रही है तोता मैना कि यूक्रेन से मंगाएंगे, कि किस लिए? ताकि हमने जो खरीद के होड़ नहीं की हुई है, जो जखीरा अंदोजी की है, ताकि हमें 2100-2200 रुपया गवर्नमेंट क्या कि ठीक है जी आप बेच लें। एक तो ये, दूसरा जो अभी चलती रहती है, मैं यही कह रहा हूँ, अप्रैल महीने खत्म हो गई, मई जून तक चलती है पंजाब में। पहले सिंध से शुरू होती है, यहाँ से मई से, और बाद में जो पछेती फसल है वो जून तक चलती है। जुलाई है तो मामला ये है, तो जो 1-1.5 महीने से खा पड़ गई है ना, अभी तो गंदम तो आप अंदाजा लगाएं कि 1 महीना पहले कटाई हुई है। अच्छा, उसी से 1 महीना पहले, उसी से आटा गंदम गायब, कोड भी होना उसी से गंदम और आटा गायब, जो 6 महीने बाद होना चाहिए, वो अभी अगली सोल वजीर कह रहे हैं, मैं क्या करूं अब?
बाकी वजीर कह रहे हैं जी उनकी समझ में तो आई नहीं। क्या समझ में क्या आएगा? खैर पहले आपने समीउल्लाह चौधरी पे डाल दिया और ये सेक्रेटरी फराद पे डाल दिया। अच्छा खैर साहब, हालात ये हैं यहाँ पर कि शुगर कार्टेल को ये तोड़ने की बात कर रहे हैं, सामा साहब कह रहे हैं कि उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है। उन्होंने धमकी दे दी है कि अगर हमें किसी ने हमें अगर किसी ने हमें हाथ लगाया, मैं करता हूँ खैर साहब, अगर किसी ने हमें हाथ लगाया मैं बता तो हम गन्ना नहीं खरीदेंगे, शाबाश, हम किसानों से गन्ना नहीं खरीदेंगे। मैं बताता हूँ, किसानों ने आलू उसका निकाल लिया है, हुकूमत ने निकाला। चीनी से डबल कीमत है गुड़ और शक्कर की, शक्कर और गुड़ की डबल कीमत है। ठीक है, तो किसान बेलने लगा लेंगे, लगाएं, किसान गुड़ और शक्कर बना लेंगे, फिर इनकी मिलें कैसे चलेंगी? इनका कागज कैसे कारोबार चलेगा? काला धन कैसे चलेगा? ये अगर ड्रामाबाजी है ना, किसान को कितनी देर आप इस्तेसाल करेंगे? पैसा कमाते हैं, डॉक्टर साहब निकालते हैं, किसान को कितनी देर आप इस्तेसाल करेंगे? आप हुकूमत को धमकी लगाते हैं, किसान इस तरह धमकी। मैं तो इतना कहता जानता हूँ, ये आपस में मिले हुए हैं, ये आपस में मिले हुए हैं और एक चल रहे हैं। एक हुकूमत वहां पे बैठे हुए माफिया, एक है माफिया को हुकूमत सपोर्ट कर रही है और वो हुकूमत उनके हाथों से ब्लैकमेल। इन लोगों को जिस महकमे ने पकड़ना है वो है जी नैब भी उनमें शामिल है। तो अब नैब की सूरत हाल ये है कि हुकूमत अब दरवाजा खटखटा रही है ऑपोजिशन का, मजबूर है, क्या करे, क्योंकि पहले भी जो चेयरमैन नैब है, मौजूदा चेयरमैन नैब, उनकी अगर मुद्दत मुलाजमत में तोसी करनी है तो उसके लिए भी अब कहा जा रहा है कि वफाकी हुकूमत का यह फैसला अपोजिशन तो मानेगी नहीं, नए लोग ही होंगे, क्योंकि मौजूदा जो चेयरमैन नैब हैं, इसके अलावा डिप्टी चेयरमैन हैं, प्रोसिक्यूटर जनरल नैब हैं, ये तो बिल्कुल अपोजिशन को पसंद नहीं है। तो करल साहब, आपको क्या लगता है कि क्या होगा? शाम कुरैशी साहब तो बड़े पुरुमीद हैं, वो कह रहे हैं कि जी हमने FATF को भी देखना है, उसके लिए भी कानून साजी करनी है, नैब के लिए भी करनी है। अब ये नैब के लिए एक बेहतर संविदा तैयार हो चुका है, वो ऐसा है जिस पर सबको इत्तेफाक हो जाए। ये जो मौजूदा लोग हैं इनको पर तो सब उस पर मुतफिक है। उसामा साहब, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। मैंने जो बता दिया, तीनों पार्टियां एक पेज पे हैं। अच्छा, नून लीग, उसके बाद पीपल्स पार्टी और PTI भी, तीनों पार्टीज एक पेज पे है अपोजिशन। और ये इत्तेफाक राय से, बाहमी इत्तेफाक राय से नैब को बिल्कुल एक लूला लंगड़ा इदारा बनाने के तैयारियां हो चुकी हैं, ड्राफ्ट बन चुका है। अगर आप ये कह रहे हैं ना कि PTI जो है वो इसको अपोजिशन अपोज करेगी, भाई अपोजिशन की तो ख्वाहिशात के मुताबिक तमाम तरामीम अमेंडमेंट बन गई। नून लीग की मर्जी की अमेंडमेंट आ गई, जिसमें शरीफ खानदान को क्लीन चिट और उनके अजीजों कारब को भी और उनके जो करिंदे हैं सारे ब्यूरोक्रेट उनको भी मिल जाएगी। क्योंकि ये जिस तरह बताया कि एजाज अहसन साहब ने भी उस दिन बात की, ये जो ड्राफ्ट बनाया गया इसमें क्या है कि जो पीछे से केस हैं जो चल रहे हैं इंक्वायरी, उनके ऊपर भी इसका असर होगा। विद इफेक्ट फ्रॉम टुडे नहीं है, यानी नवाज शरीफ भी क्लीन चिट, शहबाज शरीफ भी, जरदारी एंड कंपनी भी, सब कुछ वो हो गए। आगे जो पकड़े ही नहीं गए वो BRT मालम जब्बा जिनको खर्चा था डॉक्टर साहब मशहूर में जाते, वो भी नहीं पकड़े जाएंगे, तो गुडी हो जाएगा। आपको एक चीज बता, तो सारे खुश। PTI के बहुत सारे MPs MNA से मेरी बात हुई है और वो तमाम नैब कवानीन में तरमीम के हामी हैं। सख्त करने के ये है कि उनको पता है कि अगर आज नैब लॉ में अमेंडमेंट ना हुई तो जो आज नून लीग पार्टी का हशर हो रहा है, कल ये इससे बदतर हशर होगा हमारा, ये कल उनका हशर होना है। क्या डिफरेंस है? आपको पिछले इस हुकूमत के 2 साल और पिछली हुकूमतों के 2-2 साल निकालने, क्या आपको क्या फर्क नजर आ रहा है? एक ही तरह है, लूटमार आज भी उसी तरह से हो रही है जो पहले होती थी, आज भी कार्टेल उसी तरह तगड़े जितना पहले होता था। रेट थोड़े से बढ़े सर, तो आज इनको बड़ा क्लैरिटी के साथ पता है कि अगर नैब को हाथ ना लगाया तो कल फिर नैब का शिकंजा होगा। 2 साल का कहा है ना, 2 साल का आपने कहा है, पीपल्स पार्टी के पहले 2 साल में उनके किसी इत्तेहादी के खिलाफ नैब ने कुछ किया? नवाज शरीफ के दौर में कभी पहले 2 साल में या 5 साल में नैब ने उनके खिलाफ या उनके इत्तेहादी या पीपल्स पार्टी के खिलाफ ही कुछ किया? अब आप देखिए कि चौधरी बिरादरान के खिलाफ आमदन से ज्यादा सासों की तहकीकाती रिपोर्ट लाहौर हाईकोर्ट में जमा करा दी गई है कि ये बड़े पैमाने पर पूरा खानदान मनी लॉन्ड्रिंग करता रहा है, करोड़ों अरबों रुपए की। और उस पर चौधरी शुजात साहब बहुत ज्यादा नाराज हैं। वो कह रहे हैं नैब अरबों का इल्जाम लगाते वक्त सिफरों का ख्याल जरूर रखेंगे, इसमें कितने सिफर होते हैं, ऐसे केस बनाए जा रहे हैं, 20 साल पुराना है। तो ये बात है बाबर साहब जो आप कह रहे हैं ना 2 साल में क्या हुआ, ये एक फर्क है। मुझे बताएं आपको क्या लगता है कि ये चेयरमैन नैब को तोसी का मामला, डिप्टी चेयरमैन नैब, प्रोसिक्यूटर नैब,
ये तो ना अपोजिशन को पसंद है, इसका मतलब है हुकूमत को भी नहीं पसंद, तो कोई नए लोग फिर आएंगे। ये तो मैं आपकी बात दोनों की समझ गया हूँ कि अब नैब गया, उसके वो जो खरल साहब नैब जा नहीं सकता, ये उल्टे भी लटक जाए, नैब नहीं जा सकता, उसकी वजह है सर बाकी कह रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं कि जेनेवा कन्वेंशन होगा, जो इंटरनेशनल जो कोऑपरेशन है उसके तहत नैब एक इदारा बना है। नैब इदारा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए बना है, ये किसी की ये भी पार्लियामेंट ही होगी खरल साहब, ये सारी तो पार्लियामेंट होगी। जब उसके बाजू काट देंगे, आपको टांगे काट देंगे, यूसुफ रज़ा गिलानी का प्राइम मिनिस्टर एक धड़ जो है नैब का रह जाएगा, वो क्या कर लेगा किसी के खिलाफ? यूसुफ रज़ा गिलानी प्राइम मिनिस्टर की पहली स्पीच आप निकालें कौमी असेंबली में, उनके आज से नैब खत्म, वो कर सके खत्म नैब। नवाज शरीफ ने कहा कि हम इसके नाखून तराशेंगे, हम पर काट देंगे, उनके वज़ीर इत्तलात ने कहा, उनके स्पीकर ने कहा, क्या वो काट सके? हमने सिग्नेटरी हम ये इंटरनेशनल जो करप्शन जो एंटी करप्शन स्ट्रेटजी जो है इंटरनेशनल जो है उसके हवाले से नैब का चेयरमैन मेरे पता नहीं कौन सा फॉर्म उसके मान लिया आप कह रहे हैं ना इस इदारे को एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए बना है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस पेंडिंग भी है। अगर आप ये कहें ना नैब के पार पुर्जे काट के चेयरमैन को लूला लंगड़ा बना दे, नैब को लूला लंगड़ा बना दे, चोरों से डाकुओं से तहरीक इंसाफ ये तीनों मिल जाए, बाकी छोड़ दे। यानी ये क्या अमेंडमेंट क्या है कि यानी चेयरमैन नैब गिरफ्तारी से पहले उस पार्लियामेंट के उस वजीर आजम से उस वज़रा से उनसे पकड़े कि जनाब आपके क्लीग को या आपको पकड़ना है, क्या हमें इजाजत है? सर ये तो पुलिस के लिए भी है कि अगर कोई कार्रवाई करनी है किसी के खिलाफ तो क्या उसको पकड़ना है तो पहले सेशन जारी है। ये ऑटोनमस इदारा है, पुलिस एक डिफरेंट रूल है, उसका एक अपना मानता हूं, लेकिन सेशन के दौरान बगैर स्पीकर की इजाजत के पास पावर है, इख्तियारात हैं, अमेंडमेंट कर सकती है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन रहे चौधरी सार, खुर्शीद सर रहे, 1 अरब रुपए अरबों खरबों के केस आते थे, आज तक एक पैनी की रिकवरी की हो, किसी को पकड़ा हो, जेल के अंदर कराया। अमेंडमेंट की पावर तो उनका तो अमेंडमेंट की पावर ये तो नहीं है कि वो आइन और कानून और उससे बाला चले जाए, एक इदारे को स्ट्रेंथन करें, पार्लियामेंट ने आइन बनाना है, उसको ऑटोनमस करें, कानून बनाने वाले हम हैं। आप ये तो नहीं करेंगे उसको बिल्कुल आप लूला लंगड़ा करके, यानी चेयरमैन नैब ने अगर उस मुलजम के एक जो कैबिनेट का बंदा है जो उनका कुलीग है हुकूमत का, जो अपोजिशन लीडर है हुकूमत का, उससे जाके इजाजत मांगे कि जनाब ये बंदे को आपको पकड़ने देगा। अच्छा इंक्वायरी के लिए आपको क्या लगता है? अच्छा सर लास्ट मिनट तो फिर बंद कर दे उसने। अगर कराची की सूरत हाल बात करनी है और बड़ा दुख होता है कराची के हालात देखकर, हम ब्रेक के बाद तफसील से उस पर बात करते हैं और एपीसी पर भी बात करनी है, उसकी भी ईद उल अज़हा के बाद तैयारी हो रही है कि वो करने के बाद अब कोई कुर्बानी की। बाबर साहब ये नैब का जो नया कानून है ये पास हो जाएगा, खरल साहब तो कह रहे हैं कि दोनों साथ हैं, तो फिर ये पास हो जाएगा और ये चेयरमैन नैब दोनों नहीं तीनों साथ हैं, तीनों पास होगा। सुप्रीम कोर्ट भी बैठी हुई है, मुल्क की काला अदलिया भी बैठी हुई है ना। अगर आप एक मिली भगत करके इवल नेक्सस बना के आप आइन कानून अपनी मर्जी से नाक बदलेंगे, सुप्रीम कोर्ट की तो अपने स्ट्रांग रिजर्वेशन है नैब के वाले से, उनकी स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन का वक्त हो गया, उसका क्या करें? सुप्रीम कोर्ट तो खुद सुप्रीम कोर्ट 120 अदालतों का भी कह रही है बाबर साहब, सुप्रीम कोर्ट 120 अदालतों का भी कह रही है, वो नैब के पार्ट में सुप्रीम कोर्ट 120 अदालतें बनाने का भी सुप्रीम कोर्ट ही कह रही है और हुकूमत कह रही है नहीं जी पैसे नहीं है, तो कह रही है 120 अदालतें बनाएं। अच्छा जी, तो देखते हैं कि इस केस का क्या होता है, ये बड़ा अहम मौजू है। ब्रेक के बाद कराची के हालात की भी बात करेंगे, हमारे साथ में। अब पता चला कराची में बारिश हुई और बहुत ज़्यादा हुई, ज़्यादा बारिश हुई, ज़्यादा पानी आया और उसकी वजह से लोगों को ज़्यादा मुश्किलात हुई, लेकिन अब तनकीद भी ज़्यादा हो रही है और तहरीक इंसाफ के वज़रा भी और दीगर अरकान भी बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर कि 12 साल से ज़्यादा हो गए पीपल्स पार्टी की हुकूमत को सिंध में और वो बदला ले रही है कराची एहलियान कराची से। अब ये मुझे समझ नहीं आ रही पीपल्स पार्टी क्यों बदला लेगी। अली जैदी साहब ने कहा है अब मैं मज़ीद खामोश नहीं रहूँगा, ये भी एक दिलचस्प बात है कि वो कब से खामोश थे और वो खामोश क्यों थे। अब वो कह रहे हैं कि जी ये बर्दाश्त नहीं हो सकता, इमरान खान साहब के सामने सब कुछ रखूँगा कि अगरचे आइन में लिखा है अब सूबे में हम कोई मुदाखलत नहीं कर सकते, लेकिन जब लोगों की जानो माल पर बन जाए तो फिर कुछ तो करना होगा, पता नहीं वो क्या करेंगे। बहरहाल नासिर शाह साहब ने कहा है कि उन्होंने वसीम अकरम साहब को दावत दिया कि चले मेरे साथ आएँ, देखें जहाँ जाना चाहते हैं जाएँ कि किस तरह हमने पानी जो है उसकी निकासी का इंतज़ाम किया है। तो दोनों तरफ से दावे नज़र आ रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं कराची के लोग हैं वो खुद बता दें कि अब किसका दावा दुरुस्त है, कौन सही कह रहा है। बाबर डोगर साहब, ये हर मॉनसून का किस्सा है,
हर बारिश, जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, उसका किस्सा यही है। अब क्या करें कि कौन सही है? नासिर शाह साहब कह रहे हैं कि वसीम अकरम ने कह दिया कि जी ये तो डूब रहा है शहर और मैं बड़ा दुखी हूँ। ये वसीम अकरम, वैसे ओरिजिनल वसीम अकरम, उनकी बात हो रही है, तो उस पर नासिर साहब ने वो वसीम अकरम प्लस हैं जिनके तरफ आप, हाँ वो वसीम प्लस है, ये सिंपल वसीम, ये माइनस वसीम अकरम उनसे। लेकिन बड़ा दुख। लेकिन बाबू साहब 5 लोग भी जाँ बाक हो गए और फिर वो कहा जाता है ये पुरानी विजुअल्स हैं, कभी कोई बहस उस पर शुरू हो जाती है और कहा जाता है कि जी ये तो कोई मसला ही नहीं है, पानी तो कहीं है ही नहीं। उसामा साहब, सबसे अफसोसनाक बात यह है कि कराची में गंदा पानी, नालों का पानी जो है उसमें कराची डूबा हुआ है और कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं है। फिर पार्टी बड़े आराम से कह देती है कि ना ये फुटेजेस पुरानी है और ये ठीक नहीं है। मीडिया लाइव दिखा रहा है और अगर पीपल पार्टी लाइव सारा कुछ देखने के बावजूद, चले बारिश हो रही है, लाहौर में बारिश होती है, पानी खड़ा हो जाता है और बारिश के 2 घंटे के बाद पानी सारा उतर जाता है। आज दूसरा दिन है और कराची में पानी उसी तरह खड़ा हुआ है, गाड़ियाँ उसी तरह डूबी हुई हैं, निकासी आपका कोई सिलसिला नहीं है। कराची के लोगों पे मुझे तरस आता है कि वो बेचारों ने पार्टी को मौका दिया, उन्होंने एमक्यूएम को मौका दिया, अब उन्होंने पीटीआई को मौका दिया, लेकिन पीटीआई के जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने भी सिर्फ बयानबाजी के आगे कुछ नहीं किया। कराची साहब वो ये सुबाई मामला है, वो उनसे बात करें, वो कहते हैं सुबाई मामला, हम क्या करें? साहब मुझे एक बात बताएं, पिछले 2 साल से सुन रहे हैं कराची पैकेज अनाउंस होने वाला है, कराची पैकेज अनाउंस होने वाला है, कराची पैकेज अनाउंस होने वाला है। वो पैकेज आज तक अनाउंस नहीं हुआ। पीटीआई को पता है कि अगर कराची में कोई डेवलपमेंट का काम कराना है तो उसके लिए तीनों पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड होना पड़ेगा। पीपल पार्टी को भी ऑन बोर्ड होना पड़ेगा, एमक्यूएम को भी ऑन बोर्ड होना पड़ेगा। एमक्यूएम कहती है हमें पीटीआई के मिनिस्टर जानबूझकर ऐसी सिचुएशन पैदा कर रहे हैं जिसमें वो पीपल पार्टी के साथ बैठने को तैयार नहीं है। अच्छा, जिसमें वो एमक्यूएम के साथ बैठने को तैयार नहीं मेरा है। ख्याल पता अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बैठ ही नहीं सकती किसी एक शहर की बेहतरी के लिए, कराची की 2-2.5 करोड़ आबादी के मसाइल को हल करने के लिए अगर ये सियासतदान आपस में बैठने को तैयार नहीं है तो इससे ज्यादा अफसोसनाक बात कोई नहीं हो सकती। मैं आपसे नैब को खत्म करने के लिए ये सारे बैठ सकते हैं, ये कार्टल्स को पैसा कमाने के लिए सारे बैठ सकते हैं, लेकिन कराची के मसाइल हल करने के लिए सारे आपस में बैठने को तैयार नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ कराची में से वोट लेते हैं इक़्तिदार में आने के लिए, कराची के मसाइल के हल के लिए कोई पार्टी के साथ सिंसियर नहीं। वो हर किसी को मौका देते हैं, यानी वो इस तरह से है कि वो हर पार्टी को मौका देते हैं। एमक्यूएम को भी कहीं ना कहीं उन्होंने यानी इक़्तिदार दिया या वोट देते हैं, उनका एक स्टेक नजर आता है। तहरीक इंसाफ को भी अब इतने दहाइयों के बाद एक नई जमात आई, उसको भी दिया। पीपल्स पार्टी तो खैर माशाल्लाह पिछले 10 साल से हर बरसात में कराची के इशू पर प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं, विजुअल सामने आ रहे होते हैं, कराची के नाले हीट वेव अलग होता है सर, कराची के नाले फ्लो हो रहे होते हैं, कराची की सड़कों पर पानी फैला, बदबूदार पानी फैला होता है, लोगों के घरों में पानी जा रहा होता है, निकासी आपका कोई इशू ही नहीं है सर। लोग और सियासत हो रही होती है। एमक्यूएम जो है वो पीपल पार्टी पे डाल रही होती है, पीपल पार्टी जो है पीटीआई पे डाल रही होती है, पीटीआई पीपल पार्टी पे डाल रही होती है, सिर्फ बयानबाजी हो रही होती है। ये लोग मुझे नहीं लग रहा कि ये कराची के लोगों के साथ सिंसियर हैं, कराची के मसाइल हल करने के लिए सिंसियर हैं। अगर ये सिंसियर होते तो ये आपस में मिल बैठ जाते और कराची के ऐसा हल निकाला जाए, ऐसा हल कोई, क्योंकि मुझे लगता है कि ये क्रेडिट लेने का मसला है कि मिसाल के तौर पर वफाकी हुकूमत कहती है अगर हम कोई पैकेज लेकर ही आते हैं, चेयरमैन पाकिस्तान पाक सरजमीन पीएसपी जनाब हमारे साथ हैं इस वक्त मुस्तफा कमाल साहब, उनसे हम बात करते हैं। सर ये बताएं कि आपको क्या लगता है क्यों ये जो हम बहस कर रहे हैं कि तीनों पार्टीज़ हैं, तीनों का यहाँ मैंडेट है, तीनों मिलकर बैठने को तैयार नहीं, क्या क्रेडिट लेने का चक्कर है कि वफाकी हुकूमत कहती है हम पैकेज लाए, हम खुद लगा लें, कहीं कोई और क्रेडिट ना ले जाए, एमक्यूएम कहती है हमें दो हम लगाएंगे, कोई और क्रेडिट ना ले, पीपल्स पार्टी कहती है नहीं हम लगाएंगे, और उसी में ये लोग मर रहे हैं कराची के। देखिए इन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड ले रखा है लोगों को। अब ये हुक्मरानों को बुरा बोलकर कोई फायदा नहीं है, लोगों को अपना फैसला खुद करना है। अब ये आप कुछ भी कर लें इनको असर होने वाला नहीं है भाई।
10 सालों से 4 साल मुझे ये हो गए, 7 साल मुझे 10 साल हो गए मुझे इस निजामत को छोड़े हुए। मैं बोल बोल कर थक गया हूं कि भाई ये बदकिरदार लोग हैं, ये बदकिरदार लोग हैं। मसला इख्तियार का नहीं है, मसला किरदार की सफाई भाई बारिश के दौरान नहीं होती है, बारिश से 4 महीने पहले से सफाई शुरू होती थी। और बारिश के दिन तो आप जब बारिश हो जाती फिर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। अभी आप प्रोग्राम कर रहे हैं, इसके बाद कोई दूसरा टॉपिक आ जाएगा, ये इश्यूज चेंज हो जाएंगे, दोबारा अपने चक्करों में लगेंगे, फिर नई बारिश के इंतजार करेंगे और उसके बाद दोबारा ये सारा सिलसिला खुलेगा। ये मजाक बना लिया है। कराची तबाह हो रहा है, तबाह हो गया। मुझे मौजूदा हुकूमत में जो लोग हैं, जहां जहां भी हैं, वफाक में, सूबे में, कराची में, मुझे तो इनसे कोई उम्मीद नहीं है, मुझे इनसे कोई ये बिल्कुल ये हर कराची में रहने वाले के दिल की आवाज़ है कि उम्मीद का उनकी टूट चुकी है। ये बड़े दुख की बात है। मुस्तफ़ा कमाल साहब, अगर आपका एक बयान मैं अगर कोट करूं, मैंने देखा कि आपने कहा कि मुझे कुछ वक्त अगर दे दिया जाए तो मैं इस मसले को हल कर सकता हूं। अगर ऐसा ही है तो ये क्यों नहीं हल कर पा रहे? कोई ऐसा कुछ जादू का चिराग तो नहीं होगा आपके पास भी कि आप कुछ कर लेंगे? माजी में हमने देखा है उस वक्त जब आपको निजामत करनी थी बहुत बेहतर था। 2 करोड़ से ज्यादा का टेंडर नहीं हो सकता, तो 2 करोड़ के 2-2 करोड़ के 750 प्रोजेक्ट होने चाहिए कराची में। बकौल मेयर के 7 प्रोजेक्ट आप मुझे नहीं दिखा सकते इस कराची में, गजब खुदा का। ये इन्होंने करप्शन की इंतहा कर दी है भाई। ये दहशतगर्द है, सियासी दहशतगर्द है भाई। दहशतगर्द वही नहीं है जो बंदूक से लोगों को मार रहा है। आप पकड़ लेते हैं उसको, बताते हैं दहशतगर्द पकड़ा हमने, किसी एक बंदे को मार देता है, किसी 2 बंदे को मार देता है। ये जो जमहूरियत है हमारी, ये बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए, ये तो पूरी पूरी नस्ल को मार रहे हैं सर, ये पूरी पूरी नस्ल को मार रहे हैं। और हम इन्हें प्रोटोकॉल दे रहे हैं, हम इन्हें पैसे, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस दे रहे हैं, ये टीवी पे आकर बयानात दे रहे हैं। मैं इनको जमहूरी दहशतगर्द कहता हूं। इन्होंने मेरी नस्ल तबाह कर दी है सारी। इन्होंने कराची को, जो कि रेवेन्यू यूनियन है पाकिस्तान का, तबाह कर दिया। मैं इन हुक्मरानों से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। मैं आपके तवज्जुह से पाकिस्तान के रियासत के इदारों को मैं कहता हूं, खुदा के वास्ते, हम क्या अब यूनाइटेड नेशन में जाएं? कहां जाएं भाई कराची वाले? जब तक इमरान खान साहब की सूबे में हुकूमत नहीं बनेगी, जब तक यहाँ पर कोई काम नहीं, तो हमारा कौन पुरसान हाल है? पीपल्स पार्टी देखती नहीं है, एमक्यूएम करप्ट हो गई है, पीटीआई कहती है हमारा यहाँ पर जो है वो हम सूबाई हुकूमत नहीं है। तो मैं रियासती इदारों से कहता हूँ, खुदा के वास्ते कराची और कराची वालों को बचाइए। लेकिन मुस्तफा कमाल साहब, इस एग्जिस्टिंग सिस्टम के ऊपर मुझे बताएं, एक सूबाई हुकूमत है, एक वफाकी हुकूमत है, एक जिली हुकूमत का निज़ाम है। अब रियासती इदारे यहाँ पे, ये तो पार्लियामेंट के जरिए लेजिस्लेशन हो सकती है कि नया सिस्टम क्या लाया जाए। ये आपके मेयर, जिस तरह आपने बताया है कि वो अरबों रुपए का बजट है, केएमसी की ज़मीनों के ऊपर हाथ साफ किए जा रहे हैं, अरबों रुपए वहाँ से खांचे लगा रहे हैं, ऊपर से वो कहते हैं जी मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। तो सूबाई हुकूमत के भी अपने स्टेक्स हैं, फाकी हुकूमत पैसे देती नहीं है। तो ये जब तक सिस्टम तो तब ही तब्दील होगा, वो तो पार्लियामेंट के जरिए कोई नया सिस्टम आ सकता है। रियासती इदारा किस तरह इंटरवेंशन कर सकते हैं? वो तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बार बार यही सफाई की बात है। आई एम सो सॉरी टू से जी, इतना नईब हमें पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए। आपको मैं मिसाल दे दूं, एपीएस स्कूल का वाकया हुआ, हमारे मासूम बच्चे शहीद हुए, 143 बच्चे शहीद हुए। क्या पूरे पाकिस्तान के रियासती इदारे, पार्लियामेंट, तमाम जुडिशरी, आर्मी, तमाम लोग आपस में सर जोड़कर बैठे या नहीं बैठे? आपने कोर्ट्स बनाई नहीं बनाई? आपने आर्मी कोर्ट्स बनाई नहीं बनाई? आपने वॉर ऑन टेरर, आपने अपना एक एंटायर बनाया नहीं बनाया? और आज तक आप चला रहे हैं। तो भाई क्या सिर्फ गोली से और बमों से मरने के बाद ही आप इकट्ठे होंगे? ये जो जमहूरी तकाज़ों को बरोएकार लाते हुए जो नस्ल तबाह हो रही है, इसके ऊपर आप मुल्क को इसी तरह मरने देंगे? अगर आप ऐसे ही करना चाहते हैं तो भाई मैं अपने किए का अल्लाह के आगे खुद जिम्मेदार हूं, और मुझे अल्लाह देख रहा है कि हम आवाज उठा रहे हैं और हम हर बात बता रहे हैं, हम हर चीज की आवाज उठा रहे हैं। जिन लोगों के पास आज इक़्तिदार है और पावर है, अल्लाह के आगे इनको जवाब देना पड़ेगा। एक एक मरने वाले लोग कैसे इलेक्ट्रिक्यूट हो रहे हैं, लोग कैसे मर रहे हैं कराची के अंदर, लोग कैसे बह रहे हैं कराची के अंदर। ये कोई गांव गोद देहात नहीं है, पाकिस्तान का रेवेन्यू इंजन है। फॉर गॉड सेक, आप अपने हाथों से अपने आप को तबाह कर रहे हैं। कराची तबाह हो रहा है, पूरा मुल्क तबाह होगा, कराची सिर्फ अकेले तबाह नहीं। अगर कोई ये समझ रहा है कि कराची, भाई पूरी इकोनॉमी यहाँ से चल रही है, आप तबाह कर रहे हैं उसको। फेयर एंड
हम अपने हिस्से की आवाज उठा रहे हैं, बोल रहे हैं, बता रहे हैं। आज मेरे पास ये पावर नहीं है कि मैं खुद से कुछ कर सकूं। जब मेरे पास पावर थी मैं बोलता नहीं था, मैं रातों को जागकर कराची को ठीक करता था। यही कराची था मेरे हाथ में। इतने ही इख्तियारात थे नालों की सफाई की और जो है वो पानी देने के और सारी चीजों के, लेकिन हम अपने सामने की रिश्वतों को छोड़ते थे, अपने 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 प्रोटोकॉल की फिक्र नहीं करते थे। अपने बच्चों को छोड़कर रातों में हम रोडों पर खड़े होते थे और लोगों की फिक्र थी। हमें मरने के बाद होने वाले सवालों की हमें फिक्र है। आज के हुक्मरानों को मरना याद ही नहीं है, आज के जिम्मेदारों को मरना याद ही नहीं है। तो इस वजह से आज अवाम का ये हशर है, लोगों का ये हशर है। मैं लोगों को आवाज देकर कहता हूं कि खुदा के वास्ते अपने फैसलों पर नजरसानी करो। ये कहते हैं तो ये जमहूरी तरीके से तुमने इनको मुंतखब करके अपने आप को मारने के लिए तुमने अपने इनको मुंतखब करके ऐवानों में पहुंचाया है। खुदा के वास्ते अपने फैसलों पर नजरसानी करो। लेकिन सर लोग बेचारे क्या करें। अब मुझे एक बात बताएं, के इलेक्ट्रिक उस पे सियासत, JIT उस पे सियासत, कराची का कूड़ा कचरा कुंडी उस पे सियासत, कराची में पानी है उस पे सियासत, कराची में के इलेक्ट्रिक का इशू है उस पे सियासत। कराची में तो लग रहा है कि सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज अपनी दुकानें चमका रही हैं, सियासत कर रही हैं, कराची को कोई कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। नहीं दिया ना कराची को। मैंने अपने जमाने में बता रहा हूँ ना, कराची मेरे जमाने में दुनिया के 12 तेजी तरक्की से करने वाले शहरों में शामिल हो गया था। ये वर्ल्ड की रैकेट है। आज कराची दुनिया के 4 बदतरीन रहने वाले शहरों में शामिल था। यही शहर था, लोग डिफरेंट थे। आज हम है ना सामने खड़े हुए, हमारी एक पार्टी है। कराची बीमार है, इसको अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। पीपल्स पार्टी ने इसको बीमार कर दिया, MQM ने इसका इलाज नहीं किया, PTI इसका इलाज नहीं कर रही। हम हैं इसके अच्छे डॉक्टर भाई। इतना मैं बिल्कुल क्लियर पे बात कर रहा हूँ। फिर मैं तो बलदियाती इलेक्शन की आप तैयारी करें। मुस्तफा कमाल साहब एक आसान से तरीके से लोगों को समझा दें, जी आसान तरीके से लोगों को समझा दें कि ये जो कराची के मौजूदा मेयर है वो कहते हैं जी मेरे पास तो इख्तियार ही नहीं है। मेरे आवाज कट रही है सर, आपकी आवाज कट रही है। मैं उस मुस्तफा कमाल साहब, कराची के जो मौजूदा मेयर है वसीम अख्तर साहब, वो हर वक्त रोते पीटते रहते हैं कि जी मेरे पास तो इख्तियार ही नहीं है। आपके पास कौन से ऐसे खुसूसी इख्तियारात थे जो उनके पास नहीं है, वो बेबस है? किरदार है, किरदार मेरे 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 किरदार है, किरदार जैसे बड़ी कोई ताकत नहीं है। आपके पास तो किरदार नहीं है तो आपको लंदन का मेयर बना दें जाकर, वहां पे भी जो है वो बारिशों में लोग मरना शुरू हो जाएंगे, वहां पे भी कुत्ते काटने की वैक्सीन नहीं मिलेगी। सर किरदार है, किरदार। मेरे पास किरदार था, मैंने हराम नहीं कमाया, मैंने अपने बच्चों को हराम नहीं कमाया। आज के लोग हराम कमा रहे हैं। थोड़ा सा सॉरी फॉर इंटरप्शन मुस्तफा कमाल साहब, एक बड़ी अहम बात। अब ये जो जिस तरह कहते हैं, जिस तरह के अवाम ऐसे हुक्मरान आपने डिलीवर किया, पूरी दुनिया इसके इंडिकेटर, लेकिन वोट आपको लोगों ने क्यों नहीं दिए? इन लोगों को जो आजमाए हुए थे उनको वोट दे दिए, आपको रिजेक्ट कर दिया। अब ये अवाम भी तो रिस्पॉन्सिबल है ना, भुगते हैं आप। अच्छा तो मैं सवाल दोहरा देता हूँ सर। जी मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि भाई हर अच्छी चीज को इम्तिहानात से गुजरना पड़ता है। मैं आज भाई आप देखिए ना, आप आज मुझसे जो बात कर रहे हैं सब लोग बहुत वजह से बात कर रहे हैं ना। जी माजी देखकर जी मेरा ख्याल है कुछ सिग्नल में कुछ प्रॉब्लम आया है। तो मुस्तफा कमाल साहब पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह हमारे साथ हैं और जी हम दोबारा कोशिश कर रहे हैं कि उनसे रब्ता कर सकें। अब ये एक सवाल उनसे ये भी हमने पूछना है कि अब बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं तो क्या पाक सरजमीन पार्टी उसमें भरपूर तरीके से हिस्सा लेगी और लोग क्या अब दोबारा एक दफ़ा मुस्तफ़ा कमाल साहब को चुनेंगे कि कम से कम कराची के हालात की बेहतरी के लिए? मुस्तफ़ा कमाल साहब बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं, उसके लिए पाक सरजमीन पार्टी तैयारी कर रही है, क्योंकि फिर आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अगर समझते हैं कि आप मसाइल हल कर सकते हैं तो आगे आएँ। भाई क्या मतलब आ गया है भाई, हम कहीं आगे खड़े हुए ना। कौन सा एक लम्हा है जो डल मोमेंट में 2018 के इलेक्शन के बाद लोगों ने हमारी पार्टी बंद हो गई, हमने उसके बाद 3 बड़े जलसे कर दिए कराची में। अभी 2 माह से मेरा खवातीन के ऊपर सिर्फ जलसा किया नाजमाबाद में। है कोई पार्टी जीतने वाली जो अगर मर्दों को लेकर आए, जितनी बड़ी तादाद में औरतों को लेकर आए? तो हमारे अलावा कोई पार्टी नहीं है सर, अभी हमारे अलावा हम ही है अभी इस वक्त यहाँ पर। लेकिन मैं लोगों को
लोगों को नहीं है, पैसे नहीं खर्च रहे, मैं इस तरीके से जो है इक़्तिदार में आऊं, क्यों आऊं मैं? रजा के लिए काम कर रहा हूँ, काम कराने हैं लोगों को, हमारा ऑप्शन होगा, वरना पर अल्लाह ही आप सब इसी तरह से रोक पाएंगे। अच्छा मुस्तफा कमाल साहब, अब ये बयानात की भी एक जंग है। तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हैं अब हम खामोश रहेंगे, अली ज़ैदी साहब कह रहे हैं, वफाकी वजीर है, वो कहते हैं जी मैं इमरान खान साहब से बात करूंगा कि चले 18वीं तरमीम अपनी जगह, सुबह को इख्तियार है, मगर जब लोगों की जानो माल पर आ जाए अब क्या करें, लोग मर रहे हैं। जबकि नासिर हुसैन शाह साहब कह रहे हैं कि मेरे साथ चल के देख लें आप शहर की जिस सड़क पर कहते हैं मैं साथ चलता हूं कि किस तरह हमने निकासी आपका इंतजाम किया है। वो तो कह रहे हैं कि कहीं पानी खड़ा ही नहीं हुआ। मैं मुस्तफा कमाल साहब दोबारा सवाल दोहरा देता हूं, शायद आवाज़ नहीं गई, कि नासिर हुसैन शाह साहब तो कह रहे हैं कि आप मेरे साथ चलें और हम आपको दिखा देते हैं जिस सड़क पर कहते हैं कहीं पानी नहीं है। हेलो जी जी, क्या कह रहे हैं? जी नासिर हुसैन शाह साहब जो सूबाई वजीर हैं, उन्होंने कहा है कि मेरे साथ चलें, वो चैलेंज कर रहे हैं कि हमने निकासी आपका ऐसा इंतजाम किया है कि आप जिस मर्जी सड़क पर जाकर देख लें पानी नहीं है। नहीं जी, मैं अभी नासिर शाह साहब की बात करूँ, मैंने जो कहना था मैंने आपको कह दिया। अब मैंने जो कहना था जो आपको कह दिया, आपके कैमरे और आपकी जहाँ सारी चीजें ये गवाही हैं, लोग मर रहे हैं। अब मैं इस वाली बात पे अब ये वो जाने और लोग फैसला करें, मुझसे जवाब ना लें इसके ऊपर। अच्छा ये मसला कहाँ हुआ कि अगर आप जब मेयर थे तो उसके बाद ऐसा कोई निज़ाम मुकम्मल क्यों नहीं बन सका कि उसके बाद जिस तरह से आबादी बढ़ी या इंतजामात हो रहे हैं उसी लिहाज से ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाता है? बड़े आराम से कह दिया जाता है, अगरचे ये गलत है क्योंकि नई सड़कें बनती हैं उनके नीचे भी वो निकासी आपका इंतजाम नहीं है, बाकी मसाइल तो अलग हैं। हम अभी सिर्फ पानी की बात करें बारिश की, तो उसके बाद ऐसा कंटिन्यूटी क्यों नहीं आ सकी कि क्या बस मुस्तफा कमाल होगा तो सिर्फ काम हो सकेंगे? भाई कोई मैकेनिज्म क्यों नहीं बन सका? देखिए सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पड़ा हुआ है। एक इंसान को भी मैं कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं बनाया जिसके नीचे जो है वो स्टॉर्म और रेन ना हो। और हमने बड़े बड़े नाले बनाए, बड़ी बड़ी चीजें, सारी चीजें उस जमाने में सब चीजें हुई। मैं चाइनीज को लेकर आया, प्री कास्ट नाले मैंने बनाए, क्लिफ्टन में बनाए, साउथ आइलैंड में बनाए जहां पर नहीं थे। लेकिन भाई एक इंसान को भी रोजाना अपनी मेंटेनेंस की जरूरत होती है, उसको मुंह धोने की जरूरत होती है, उसको अपना जिस्म साफ करने की जरूरत होती है, उसको कपड़े बदलने की जरूरत होती है, उसको कंघी करने की जरूरत होती है। 5 दिनों तक कंघी ना करे, मुंह ना धोए, उसके घर वाले उसको ना नहीं पहचानेंगे। ये शहर भी भाई कंघी करना मांगता है, ये शहर भी मेंटेनेंस मांगती है, ये शहर भी रोजाना धुलना मांगती है। आप साल से मुझे 10 साल हो गए जो आप अगर उन नालियों को मेंटेन नहीं करेंगे, आप उसमें से कचरा नहीं निकालेंगे, आप उसकी कैचमेंट साफ नहीं करेंगे, आप उसमें कचरा भर देंगे लाके, तो भाई भले नाले बने रहे, भले इंफ्रास्ट्रक्चर नीचे चलता रहे, आप उसकी सफाई नहीं कर रहे तो आपका ये सिस्टम चोक हो जाता है। मेरे जमाने में जो निजाम था वो निजाम जैसे इन्होंने उसके इख्तियारात और कम कर दिए, लेकिन इतने भी इख्तियारात कम नहीं कर दिए कि मेयर कह रहा है कि हमारे पास पानी और कचरा उठाने के इख्तियारात नहीं। झूठ बोलता है, उसके पास कचरा उठाने के मेंटेनेंस करने के इख्तियारात है। तो मैंने आपको पता है आज से चंद माह पहले इसी झूठ के ऊपर मैंने महीने के लिए शेयर देता हूं, मैं साफ कर देता हूं। इन्होंने मेरा मजाक उड़ाने के लिए, मुझे रिडिक्यूल करने के लिए, समझे कि मैं भाग जाऊंगा, इन्होंने मेरा ऑर्डर निकाल दिया, प्रोजेक्ट डायरेक्टर गार्बेज का ऑर्डर निकाल दिया। 2 घंटे के बाद मैंने वो ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया, इनकी हवा खराब हो गई। ये जो है वो ये उसके बाद 14 घंटों के बाद उसके बाद इन्होंने जो है वो जाकर किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुझे इन्होंने टर्मिनेट किया है। वजह केस स्टडी ये है कि भाई कराची इन्हीं अख्तियारात में साफ हो सकता है, अगर नहीं हो सकता होता तो ये सियासी मेरे मुखालफिन मुझे दे देते, मैं रुका, मेरी सियासत खत्म हो जाती। लेकिन ये पता चल गया कि भाई कराची साफ हो सकता है। आज ये सब कुछ जो है वो ये हो रहा है सारा के बदकिरदार, इन्हीं बदकिरदार लोग। अच्छा ये कहते हैं इख्तियारात नहीं, इनसे पूछे इख्तियारात कब गए हैं? 2013 का तो गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस लेकर आई है पीपल्स पार्टी। जब ये इख्तियारात ले रही थी पीपल्स पार्टी तो तुम कहाँ थे? ये एमके वाले कहाँ थे? इनसे पूछे कहाँ थे? ये हुकूमत में बैठे थे इनके साथ, पीपल्स पार्टी के साथ। इनका गवर्नर बैठा था, गवर्नर हाउस में बैठकर इन्होंने कराची के इख्तियारात, हैदराबाद के इख्तियारात इन्होंने दिए हैं, पीपल्स पार्टी को वापस दिए हैं। आइए, ये मिनिस्ट्री एंजॉय कर रहे थे, ये अपनी गवर्नर एंजॉय कर रहे थे।
झूठ बोलते हैं लोगों को फैसला करना है कि इनकी नस्लों का कातिल कौन है। ये है इनकी नस्लों के कातिल। मुस्तफा कमाल साहब, जो वफाकी हुकूमत है वो ये रोना रोती है कि जी 18वीं तरमीम ने हमें बेबस कर दिया है, 18वीं तरमीम की वजह से हम कुछ नहीं कर सकते। तो क्या वाकई 18वीं तरमीम इनको कराची की डेवलपमेंट करने से रोक रही है? मेरे ख्याल है कि इनके एटीट्यूड ने इनको जो है वो मजबूर कर दिया है। इनको 18वीं तरमीम ने ये मना नहीं किया, 18वीं तरमीम ने कि वजीर आजम वजीर आला से बात नहीं करेंगे, ये नहीं किया। 18वीं तरमीम ने ये नहीं कहा कि वजीर आजम के अंडर के वजीर आजम से इस्लामाबाद के वजीर आजम हो गई। 18वीं तरमीम ने ये नहीं लिखा। वजीर आजम पूरे पाकिस्तान के हैं आईनी तौर पर। कराची जो है वो पाकिस्तान की शहर रग है, 70% रेवेन्यू कमा कर देता है। अगर वजीर आजम आकर वजीर आला हाउस में वॉक इन करेंगे और बात करेंगे और अपने साथ पाकिस्तान के रियासती इदारों को साथ रखेंगे, मीडिया को साथ लेकर आएंगे, जुडिशरी को, एस्टेब्लिशमेंट को साथ रखेंगे, तो क्या वजीर आला सिंह बात नहीं मानेगा? क्या उनको कराची के और ये वजीर और ये जो मेयर है जो कि उनकी पार्टी का कोलिशन पार्टी है, ये मेयर, अच्छा भाई पीपल्स पार्टी से नहीं हो सकती ना बात भाई, एमक्यूएम से तो रोजाना उनके वफाकी वजीर उनके पास है। इनसे जरा हिसाब भाई, आप अपने लोगों के ऊपर, आप बकौल आपके तहरीक इंसाफ वाली जमात है, ये जरा मेयर के ऊपर एक इंक्वायरी कराएं ना, 4 सालों में उसको कितने पैसे मिले और उसने कितने खर्च किए, जरा ये करके दिखाएं। मुस्तफा साहब, जिस तरह से पंजाब में जनूबी पंजाब के मसाइल हल करने के लिए वहाँ पर लहदा से ब्यूरोक्रेसी बैठा दी गई और एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की बात की जा रही है, तो कराची को मसाइल हल करने के लिए क्या ऐसा स्टेप लिया जा सकता है कि उसको एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना दिया जाए? चंद दिन पहले फारूक सत्तार साहब हमारे प्रोग्राम में आए, उन्होंने कहा कि इस तरह से कि अलग एक इंतजामी यूनिट होना चाहिए कराची के लिए, इस तरह की उन्होंने बात की थी। तो हमने कहा कि आप कोई 1 यूनिट की कराची की अलग बात करें, कहते मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन एक अलग से कुछ कानून तो बनाना चाहिए कराची के, वरना हालात ठीक नहीं हो सकते। देखिए, दुनिया के तमाम जो मेगा सिटीज हैं उनको अलग से उनको लिबर्टी दी जाती है। कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर को आप एज अ टेस्ट केस आप प्योरली डिवॉल्व करें और एक्स्ट्रा स्टेटस दें, लेकिन मैं उसको किसी सूबे से निकालने की जरूरत नहीं है, फिर खलफशार पैदा होगा। आप बाकायदा बैठकर इन 4 सूबों के मेयर को आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इख्तियारात दें, बल्दियाती इख्तियारात दें। आप एनएफसी अवार्ड देते हैं, आप पीएफसी अवार्ड नहीं देते, कोई नहीं देते। आपने सूबों की सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर वजीर आला को सिर्फ खुद मुख्तार बना दिया है। और भाई वजीर आला को खुद मुख्तार नहीं बनाना, सूबे को खुद मुख्तार बनाना। जब तक यूनियन काउंसिल तक पैसे नहीं पहुंचेंगे, इस 18वीं तरमीम और नेशनल फाइनेंस कमीशन का कोई फायदा नहीं है। सूबाई खुद मुख्तारी का मकसद सिर्फ वजीर आला खुद मुख्तार होना नहीं है, सूबों के तमाम एंटिटीज का, लोगों का खुद मुख्तार होना है। बहुत आसान सी बात है, कोई रॉकेट साइंस इसके अंदर नहीं है। लेकिन अगर मुल्क के चलाने वाले बड़े अगर इस मसाइल को सिर्फ जो है वो आज बारिशें हो रही हैं, आप प्रोग्राम कर रहे हैं, उसके बाद बारिशें खत्म हो जाएंगी, कोई नया धमाका हो जाएगा खुदा ना खास्ता, हम उसके ऊपर बात करने लगेंगे। हमने इसको स्ट्रेटेजिकली इस मसला लिया ही नहीं है सर, माजरत के साथ इस मसले को लिया ही नहीं है, और हम रोजाना तबाह बर्बाद होते जा रहे हैं। ये नेशनल का इशू बन गया है, खुदा के वास्ते इसको नेशनल कराची को नेशनल सिक्योरिटी का इशू समझकर इस पे काम करें। इसमें इतना पोटेंशियल है कि आपके मुल्क को चलाने के लिए 8,000 अरब जो रुपए चाहिए, उस 8,000 अरब में से 6 से 7,000 अरब रुपए कराची अकेले कमा कर दे सकता है। मुस्तफा कमाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। पाक सरजमीन पार्टी साबिक में कराची आपने वक्त दिया। जिस तरह मुस्तफा कमाल साहब कह रहे थे कि एक नेशनल कंसेंसस की ज़रूरत है कराची के मसाइल को हल करने के लिए, वरना ये सीज़न आता है तब बात होती है और उसके बाद फिर सब खामोश हो जाते हैं, किसी और तरफ बात होना शुरू हो जाती है। पूरी कंसंट्रेशन और किरदार के साथ बात करनी होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।